अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को। आज की इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ ही साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल को किस तरह सोल्व किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम उसको भी समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को समझना। याद रहे, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपने समझना है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, वरना हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था, इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या था क्या नहीं था। तो आइए तवज्जो रखें। सबसे पहली डेफिनेशन है द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। इसे लिमिटिंग रिएजेंट का भी नाम देते हैं। वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सबसे पहले मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। दूसरी डेफिनेशन है द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो कम से कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, वो रिएक्टेंट द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के मोल को सबसे कम प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैं आपको एक आम सादा सा मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल एक टारगेट दिया गया कि आप बनाएं टी, मुझे चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए मिल्क, दूध, टी, चाय की पत्ती चाहिए और शुगर, चीनी चाहिए एक स्टैंडर्ड चाय बनाने के लिए। मुझे कहा गया है कि आप स्टैंडर्ड चाय इन चीज़ों से बना के बताएं। अब मिल्क हमारे पास इतना है जिससे 10 कप चाय बन सकती है। मिल्क कितना है हमारे पास, 10 कप चाय जितना। टी, चाय की पत्ती हमारे पास इतनी है जिससे 5 कप चाय बन सकती है। देखिए ये 5 कप टी नहीं है, आप ये समझ लें कि इतनी चाय की पत्ती है कि जिससे 5 कप जो है वो क्या बन सकते हैं, 5 कप जो है वो चाय बन सकती है। और चीनी हमारे पास जो है वो इतनी है जिससे 3 चाय के कप को मीठा किया जा सकता है। अब मुझे ये मालूम करना है कि कितनी मीठी चाय यहाँ से बन सकती है। तो सवाल है कि मैंने पहला कप बनाया जिसमें जो है वो थोड़ा दूध लिया, थोड़ी चाय की पत्ती ली, थोड़ी चीनी ली, बन गया। दूसरा कप थोड़ा दूध लिया, थोड़ी चाय की पत्ती ली, थोड़ी चीनी ले ली। तीसरा कप जो है वो मैंने थोड़ा दूध लिया, थोड़ी चाय की पत्ती ली और थोड़ी चीनी ली। चौथा कप जब मैंने बनाने गया तो दूध तो था, चाय की पत्ती थी, लेकिन चीनी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि चीनी हमारे पास जो है, गौर से सुनिएगा, चीनी हमारे पास इतनी थी जिससे सिर्फ 3 कप, चीनी हमारे पास सिर्फ इतनी थी जिससे क्या बन सकते थे, 3 चाय के कप को मीठा किया जा सकता था। तो लिहाजा हमारे पास क्या हुआ, लिहाजा हमारे पास जो है अब जो वो 3 मीठी चाय कप के अलावा जो है वो चाय नहीं बन सकती। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हुआ, इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या हुआ, चीनी। अब इस चीनी की वजह से ही हमारे पास जो है वो टोटल कितने कप बन रहे हैं, टी के जो कप बन रहे हैं वो 3 ही बन पा रहे हैं। हालांकि हमारे पास चाय की जो पत्ती थी वो 5 कप के बराबर थी, 5 कप आराम से बन सकते थे। दूध हमारे पास इतना था जिससे 10 कप चाय के आराम से बन सकते थे। लेकिन इस चीनी की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, कम मिकदार में बना। और ये चीनी है जो सबसे पहले क्या हो गई, रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो गई, सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाता है। अब देखें डेफिनेशन पे आ जाए, द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए केमिकल रिएक्शन में, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। या इसी तरीके से द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मिकदार जो है वो सबसे कम बने, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर जो शुगर थी, वो शुगर है वो क्या है, शुगर हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, लिमिटिंग रिएक्टेंट की, क्योंकि ये सबसे पहले इस्तेमाल हो गई, कंज्यूम हो गई मुकम्मल तौर पर। और शुगर जो है इसी की वजह से हमारा प्रोडक्ट भी क्या था, सिर्फ 3 कप के बराबर ही बन रहा था। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। मैं आपको अब नई केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैं आपको एग्जांपल नंबर 1.15 सोल्व करवा रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कंबंशन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई इथीन गैस है,
इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, कंबंशन करवा रहे हैं यानी जला रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर। इक्वेशन से जरिए हमें बताया गया। अब आगे सवाल में कहा गया है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ इथीन एंड 6.4 ग्राम O2 इज अलाउड टू इजिनेट। हमें कहा जा रहा है अगर इथीन कितनी रखें 2.8 ग्राम और हमें कहा जा रहा है ऑक्सीजन कितनी रखें 6.4 ग्राम, इसको हम आपस में रिएक्ट करवा दें। इजिनेट मतलब जलाएं, कंबंशन करें। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों में से इथीन और ऑक्सीजन में से आपने बताना है कि दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कौन सा है, कौन पहले इस्तेमाल हो जाएगा वो बताना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस कितनी प्रोड्यूस होगी वो भी हमें बताना है। इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस जो होंगे, इसके लिए आपको एटॉमिक मासेस जो होंगे वो गिवन होंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन के 16 है। गिवन क्या क्या है, मास ऑफ इथीन 2.8 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन 6.4 ग्राम। रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। रिक्वायर्ड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन देखना है। पहले इथीन के जरिए हम मालूम करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा, फिर ऑक्सीजन के जरिए जो है हम मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा। जिसके जरिए मास कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसके जरिए मास जो है वो कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और जो कम मास होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि जैसे 3 कप के बाद चीनी खत्म हो गई थी ना, तो अब मीठी चाय का जो कप है वो तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई 10 कप जो मिल्क था हमारे पास, 5 कप जो है वो चाय की पत्ती थी, और जो है वो 3 जो कप के बराबर जो है वो शुगर थी। तो हमारा आंसर होगा कि इन तीनों की मदद से कितनी मीठी चाय बन सकती है, तो आप कहेंगे 3 कप। क्योंकि 3 कप के बाद जो है वो मीठी चाय नहीं बन सकती, क्योंकि चीनी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट रखना है कि इथीन की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करेंगे, ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करेंगे। जिसका आंसर कम आएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो कम वाला आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। आइए, सबसे पहले मैंने इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड को रखा था कि इस इक्वेशन को तोड़ दिया। पहले इन दो को रखा, फिर इन दोनों को रखेंगे। चले, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो है इथीन है, एक मिनट कैमरा में नहीं लग रहा, ओके गुड, ओके इथीन हमारे पास है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इथीन कार्बन के आपको मालूम है एटॉमिक मास 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है तो 28 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 44 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 88 हो गया। अब 28 ग्राम इथीन जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, 88 ग्राम। अब मुझे अगर मालूम करना 1 ग्राम जो है वो इथीन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, तो 28 को मैं दोनों साइड पर डिवाइड करता हूँ। 28 डिवाइडेड बाय 28 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम बराबर है 88/28। अब हमारे पास जो इथीन का जो मास दिया गया वो कितना दिया गया है, 1 ग्राम नहीं है, 2.8 ग्राम है। तो मैं 2.8 को दोनों साइड पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2.8 हो गया। 88/28 था, इसको मैंने 2.8 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, 8.8 ग्राम। इस इक्वेशन से पता चलता है द अबव इक्वेशन शोज दैट 2.8 ग्राम ऑफ इथीन विल प्रोड्यूस 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन शो कर रहा है कि 2.8 ग्राम इथीन जो है वो 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की मदद से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इक्वेशन फिर हमने यहाँ ले ली 3O2 और 2CO2। अब एक ऑक्सीजन होता है 16 के बराबर, O2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो गया। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 96। कार्बन डाइऑक्साइड 44 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 88। अब 96 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं ये मालूम करूं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 96 को दोनों साइड पे क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। 1 ग्राम ऑक्सीजन है और 88/96 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमारे पास जो वो ऑक्सीजन कितना है, 6.4 है। तो मैं 6.4 को क्या करूंगा, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, 6.4 को दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6.4 ग्राम, और 88/96 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कितना आया, 5.86। तो हमारे पास जो वो 5.86, जबकि इसकी मदद से अगर बात की जाए, इथीन की मदद से कितना आ रहा था, 88.8 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन की मदद से कितना आ रहा है, 5.86 ग्राम। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 5.86 ग्राम जो है ऑक्सीजन वाला, ये हमारा आंसर होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, जो कम मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे ना। कम मिकदार में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन। इथीन तो 8.8 ग्राम प्रोड्यूस कर सकता था, जबकि ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 5.86 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, द अबव इक्वेशन शोज दैट
6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 5.86 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 6.4 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 5.86 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया। अब फाइनल आंसर क्या हो गया, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, जो कम वाला होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी तो अब इथीन किसके साथ रिएक्ट करेगा। भले इथीन के अंदर सलाहियत है कि 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता था, लेकिन 5.86 ग्राम के बाद 5.86 ग्राम के बाद जो है वो ऑक्सीजन ही खत्म होगी। ऑक्सीजन खत्म होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, लिहाजा 5.86 ग्राम जो है वो कार्बन की मैक्सिमम लिमिट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 5.86 ग्राम है, और ऑक्सीजन O2 क्या है, O2 की वजह से कम मिकदार बन रही है ना, तो O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। O2 जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, और हमने साथ ही साथ जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहली एग्जांपल नंबर 1.15 हमने समझी। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर एग्जांपल नंबर 1.16 का भी न्यूमेरिकल हम वहाँ डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।